everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज डोमेन CUET एंड इसमें अभी हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट. इससे पहले 6 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. उनकी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड साथ ही साथ हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिविजन वीडियो मैंने बनाया हुआ है. वो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो जाके वही देखो. ये सारी चीजें बाद में आती हैं. अब देखो, मॉक टेस्ट का तभी फायदा होगा जब आप मेरे साथ बैठ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट ये देखने की मैम ने ये क्वेश्चन दिखाया, ये इसका आंसर है, ये देखा है, ये आंसर है. रट्टेबाजी से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा. जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही होंगी, पहले उसका आंसर आप खुद ही अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद जब मैं आंसर रिवील करूंगी तो चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है. इसके लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं. एक, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ साथ में, ठीक है. जो क्वेश्चन दिख रहा है पढ़ो फटाफट उसको. अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो पॉज कर लो वीडियो को और रीड करके अपना आंसर मार्क कर लो, ठीक है. लेकिन जो आलसी किस्म के इंसान हैं उनके लिए एक शॉर्टकट भी है कि आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में अपना आंसर क्वेश्चन 1 आंसर दिस, क्वेश्चन 2 आंसर दिस ऐसा लिख सकते हैं. तो आपको पेन पेपर अलग से उठा के मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. बस लास्ट में मुझे ये जरूर बता देना कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही गए, बिकॉज आई वांट टू नो कि किस बच्चे की कैसी प्रिपरेशन चल रही है और कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है. चलिए, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इस पर्टिकुलर पेपर की. ये बोलता है कि इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसे. 50 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, 40 अटेम्प्ट करने हैं. मत भूलिएगा, ओवर स्मार्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है. हर एक सही आंसर पे आपको मिलेंगे +5 और हर एक गलत आंसर पे आपको मिलेगा -1, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है. तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर अबाउट अ क्वेश्चन, आप उसे अटेम्प्ट मत करिएगा. मतलब अगर आप तभी उसे अटेम्प्ट करिएगा, मतलब समझ गए ना कि बेसिकली अगर श्योरिटी है तभी अटेम्प्ट करना है, नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तुम्हारे लाए हुए नंबर को भी अपने साथ ले जाएगी, ठीक है. साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं 4 में से, तो ऐसे में सिर्फ उन्हीं बच्चों को 5 नंबर मिलेंगे जिन्होंने इन दोनों ऑप्शन में से एक को टिक किया होगा. और अगर मान लीजिए चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, पेपर बनाने वाले इतना ध्यान से नहीं बनाते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हर वो बच्चा जो इस पेपर में बैठा होगा उसको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिल जाएंगे. एंड साथ ही साथ ये देख लीजिए कि कोई भी कैलकुलेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाली कोई भी चीज़ ऐसी अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है. तो लेके मत जाना पेपर में, ओके. चलिए, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फटाफट तैयार हो जाओ आंसर करने के लिए. एंड इट सेज लाइक मैनेजमेंट इज एन और ए प्रोसेस एज इट इज एन ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस, फ्रीक्वेंट, ऑल्टर. अच्छा, अब ध्यान देना, मैंने इंग्लिश में रीड कर दिया है. अब मैं इसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी हिंदी करूंगी और उसके बाद आंसर रिवील करूंगी, तो ये हमारा पैटर्न चलेगा, ठीक है. तो देख लीजिए, मैनेजमेंट इज अ और एन डैश प्रोसेस एज इट इज एन ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से उठाया गया है, आपको इसका आंसर पता है, फटाफट मार्क कर लो. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमेशा चलती रहती है और कभी खत्म नहीं होती, तो उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, कंटिन्यूस. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलती रहती है और कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन 2, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी डैश वेयरएज प्योर साइंस प्रिंसिपल्स आर रिजिड. ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी है कंटिंजेंट, ऑप्शन सी है डिपेंडेंट, ऑप्शन डी है एब्सोल्यूट. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर से उठाया गया ये क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से. ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डैश होते हैं, वेयरएज साइंस के प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं. कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी आंसर बन जाएगा. फ्लेक्सिबल, कंटिंजेंट, डिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल. ये देख लो ना यार, साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं. तो अगर हमें उसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से अलग दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबल दिखाना पड़ेगा. रिजिड का उल्टा क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है. सिंपल. चलिए, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individuals, institutions, other forces that are outside the control of a business enterprise, all of the above. Again a very simple question, chapter 3 से उठाया गया. मुझे ऐसा लग रहा है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं.
सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन तुम रीड करते हो ना और थोड़ा सा अनसर्टेन होते हो उसके आंसर के बारे में, तो वो चैप्टर से लिंक कर लिया करो कि कौन से चैप्टर से उठाया गया है, कई बार वहीं से अपना आंसर बन जाता है। सो आपको हर क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि ये उस चैप्टर से आया गया क्वेश्चन है। टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल है किस किस का? ऑल इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का, अदर फोर्सेस जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सब कुछ आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, हर वो फोर्स जो कि कंट्रोल के बाहर होती है बिजनेस एंटरप्राइज की, वो सारी आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड इंटेलेक्चुअल फैसिलिटीज involving vision and foresightness to decide the things to be done in future. What feature of planning is stated in the above line? Again, 4th chapter से उठाया गया क्वेश्चन है। Planning is futuristic, planning is pervasive, planning is a mental exercise, none. अच्छा, just one thing आप लोगों के उसके लिए मैं अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप लोगों के डाउट्स नहीं लेती हूँ। तो कई बच्चे मुझे बीच बीच में भेजते रहते हैं कि मैम इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए, और जब मैं रिप्लाई नहीं करती तो वो बार बार पोक करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, आपको जितने भी डाउट्स पूछने हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के, एज वेल एज आपने मैग्नेट ब्रेन्स ने जो टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड किया है उस ग्रुप को ज्वाइन करके भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी टीचर को, मेरी बात नहीं हो रही, किसी भी टीचर को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बक करना इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर दिस, क्योंकि हमारी भी पर्सनल लाइफ है, उसमें तुम लोग अगर ऐसे क्वेश्चन वो करोगे, हम भी एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी इंस्टाग्राम पे जाते हैं और वहाँ पे भी अगर हमें वही पढ़ाई वाली चीज़ें दिखेंगी तो हमारा एंटरटेनमेंट कहाँ से हो पाएगा? सोच के देखो ना थोड़ा सा हमारे बारे में। सो यस, जितने डाउट्स हैं आप प्लीज़ यहीं पे पूछिए या फिर मेल कर दीजिए आप मैग्नेट ब्रेन्स को, टीचर का नाम मेंशन करते हुए। मैग्नेट ब्रेन्स हमें वो टीचर्स को वो भेज देता है मेल आगे कि देख लीजिए बच्चों के ये डाउट्स आ रहे हैं, और फिर हम रिवर्ट कर देते हैं। तो ये भी मतलब एक तरीका है आपके पास, ठीक है। आई होप सब समझ गए हैं। अब इसकी हिंदी में बता देती हूँ। इट सेज इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का काम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल वो लगती है। देर उसके बाद इन्वॉल्विंग विजन एंड फोरसाइटनेस, इसमें विजन लगता है, फ्यूचर में क्या आने वाला है, फ्यूचर में आगे पीप अप करके आप वो करते हैं, डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें प्लानिंग का कौन से वाला फीचर बताया गया है? इस पूरी लाइन में जो बातें हो रही हैं ये इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड, ये प्लानिंग के कौन से वाले फीचर को दर्शाते हैं कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, या फिर नन? बताइए जल्दी से, फिर मैं आंसर रिवील करूं। एंड द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। दिमाग पे जोर डलता है प्लानिंग को करने में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट? It increases executives' professional talent. It helps in tackling the complex management working problems. It is wider than training. All of the above. डेवलपमेंट के बारे में इनमें से कौन सी दी गई चीज़ें करेक्ट हैं? ये इंक्रीज करती है एग्जीक्यूटिव की प्रोफेशनल टैलेंट को, ये हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट वर्किंग प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, ये ट्रेनिंग से वाइडर होती है, मतलब इसका स्कोप ज़्यादा होता है। ऑल ऑफ द अबव। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर से है, मतलब स्टाफिंग वाले चैप्टर से। बताइए, हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस पढ़े थे, वहां से ये क्वेश्चन पढ़ा मतलब निकला है। जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी लाइनें जो लिखी गई हैं डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल सही लिखी गई हैं। चलिए क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग के बारे में इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है? डायरेक्टिंग इज नेसेसरी एट प्लानिंग स्टेज, डायरेक्टिंग इज नीडेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ईच डिपार्टमेंट, डायरेक्टिंग इज इनिशिएटेड एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग के बारे में ये वाली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है? बताइए। ये ध्यान से पढ़ लिया कीजिए कि ट्रू पूछ रहे हैं, फॉल्स पूछ रहे हैं। डायरेक्टिंग प्लानिंग स्टेज पे नेसेसरी होती है, डायरेक्टिंग इज नीडेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ईच डिपार्टमेंट, डायरेक्टिंग इनिशिएट होती है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, और डायरेक्टिंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सबसे कम मतलब कम इंपॉर्टेंट जो होता है।
ये वाला सेंटेंस मैंने अभी तक किसी भी फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट मतलब फंक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल वी आर डूइंग इट, व्हाट्स द सेंस ऑफ डूइंग इट देन। तो ये वाला तो ऑप्शन ही हटा दो, बाकी 3 में से बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि प्लानिंग इज नेसेसरी एट डायरेक्टिंग इज नेसेसरी एट प्लानिंग स्टेज, नो बाद में आती है। डायरेक्टिंग इज इनिशिएटेड एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नो अपर लेवल से स्टार्ट होती है। जब कोई किसी को इंस्ट्रक्ट करता है, जब कोई किसी को फर्स्ट से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है ना, राइट। जब भी कोई किसी को कमांड देगा, सुपरवाइज करेगा, वो कहाँ से आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, खुद ही सोच के देखो। तो ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं एंड दिस इज द करेक्ट सेंटेंस विच इज बी ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 6। आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपके करेक्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है हर एक चीज़ और उसी से ही पूछा जा रहा है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। एंड अगर फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें हम वो सारे डाउट्स लेंगे जो मॉक टेस्ट के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, ठीक है। सो जितना डाउट है वहीं पर लिखो। Okay, question 7. An effort to control everything may end up in controlling nothing is related to which concept? Critical point control, management by exception, management by information, key result areas. बताइए। An effort to control everything, अगर हम हर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते तो हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते। चीज़ों को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, कभी भी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना चाहिए। जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा टाइट रखने की कोशिश करोगे ना वो तुम्हारे हाथ से फिसल ही जाएगी। तो बताइए, मुझे ऐसा लगता है ना कि आफ्टर आई बी डन विद दिस टीचिंग थिंग, मतलब मैं जब बोर हो जाऊंगी टीचिंग से उसके बाद मैं ज्ञान देना शुरू कर दूंगी, मेरे अंदर वो थोड़ा थोड़ा आता जा रहा है। एनीवेज बता दीजिए कौन सी कॉन्सेप्ट है ये? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय इंफॉर्मेशन, की रिजल्ट एरियाज। और साथ साथ ये भी बता दो कि अगर मैंने मतलब फॉर से लेट्स टेक सदगुरुज एग्जाम्पल, अगर मैंने सदगुरु जी जैसी लाइन पकड़ ली एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग ज्ञान, तो कितने फॉलोअर्स बन पाएंगे मेरे? ओके चलिए शुरू करते हैं। आंसर इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके चलते हुए अगर आप हर एक चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इनमें से कौन से वाला फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सेकंड है टू चूज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। थर्ड है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। और फोर्थ है ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यूजुअली क्वेश्चन के इस साइड खड़ी होती हूँ तो स्क्रीनशॉट लेने में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन से वाला फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। ये नॉट जैसी चीज़ें ज़रूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए क्योंकि इससे पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल सकता है। And the correct answer is to choose the best investment and financing alternatives by focusing on their costs and benefits. ये वाला फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके अलावा ये वाला है, ये वाला है, और क्योंकि थर्ड वाला नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मॉडल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल स्किल्स, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, बिजनेस अवेयरनेस, पर्सनल एट्रीब्यूट। इनमें से कौन से वाली चीज़ अगर हमें एक मॉडल एंटरप्रेन्योर बिल्ड करना होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं की जाती है? टेक्निकल स्किल्स, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, बिजनेस अवेयरनेस, पर्सनल एट्रीब्यूट्स। बताइए। क्वेश्चन 9 का आंसर दीजिए। ये आपके लास्ट चैप्टर से पूछा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाले। एंड द करेक्ट आंसर इज बिजनेस अवेयरनेस। चलिए क्योंकि वो तो उसे अभी सेट करना है ना। चलिए 10th क्वेश्चन है, इन विच चैनल मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर? डायरेक्ट चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल। वो चैनल का नाम बताइए जहां पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स भिजवाता है। इसको कौन से वाला चैनल बोलते हैं? डायरेक्ट चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल या फिर 3 लेवल चैनल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब मैं ये पढ़ा रही थी कॉन्सेप्ट उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता लगाना है कौन से वाले के बारे में बात हो रही है।
मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को सामान भिजवा रहा है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह होती है, जैसे फर्स्ट से मुझे टेक्सटाइल के लिए मशीनरी चाहिए, चाइना में बनती है, वो मैन्युफैक्चर होती है, तो मैं डायरेक्टली चाइनीज़ लोगों से वो खरीद रही हूँ विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एजेंट इन बिटवीन। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है वो चीज़, राइट। मैं एज अ कस्टमर उसे खरीद रही हूँ, उसके बाद मैं उसे जो भी मतलब अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूँ या किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करूँ, राइट। सो इसलिए यहाँ पे कौन से वाला चैनल बोला जाएगा, मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली कस्टमर को बेचा, डायरेक्ट चैनल, क्योंकि कोई भी बीच में मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। जितने नंबर ऑफ मिडलमैन इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना लेवल बढ़ता जाएगा। फर्स्ट से अगर एक मिडलमैन होगा तो उसे 1 लेवल चैनल बोलेंगे, 2 मिडलमैन होंगे तो उसे 2 लेवल चैनल बोलेंगे, अगर 3 मिडलमैन होंगे तो उसको 3 लेवल चैनल बोलेंगे। अंडरस्टूड? चलिए, let's move to question number 11. It says dash is the time span between the receipt of raw material and their conversion into finished goods. Production cycle, business cycle, both A and B, none of the above. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने बुक अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं आएगा ये आंसर। डैश वो टाइम स्पैन होता है जो रॉ मटेरियल्स के रिसिप्ट से लेके उसे फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करने में लगता है। इस टाइम पीरियड की बात हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं, बिजनेस साइकिल बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं, या कोई भी नहीं बोलते। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बीच में क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है। वो वैल्यू एडिशन को क्या बोलते हैं? आंसर विल बी प्रोडक्शन साइकिल। वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन से ही तो हो पाता है, राइट। तो उससे रॉ मटेरियल से हम कन्वर्ट करें उसे फिनिश प्रोडक्ट्स में, तो ये जो टाइम लग रहा है इसे प्रोडक्शन साइकिल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज व्हिच क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज्ड टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स? हॉलमार्क, एगमार्क, ISI, FPO। आपको बताना है क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं, जो क्वालिटी को सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा वाला प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए कौन से वाला मार्क होता है? हॉलमार्क होता है, एगमार्क होता है, ISI होता है, FPO। इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए उनकी क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए कौन से वाला मार्क इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज एगमार्क। नो, इट्स ISI। एग मार्क तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, इट्स ISI मार्क, ठीक है। इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ISI मार्क होता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोलता है देख लेते हैं। ये बोलता है डिसीजंस टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटरप्राइज बाय एन एंटरप्रेन्योर आर नोन एज डैश। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, पर्सनल डिसीजंस, रूटीन डिसीजंस, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। कहने का मतलब ये है कि एंटरप्राइज के बिहाफ पे एंटरप्रेन्योर्स जो डिसीजंस लेता है वो क्या कहलाए जाते हैं? एग्जैक्टली चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहलाए जाते हैं, उसके खुद के पर्सनल डिसीजन कहलाए जाते हैं, या रूटीन नेचर के डिसीजंस कहलाए जाते हैं, या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। एंड द आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, क्योंकि एंटरप्राइज के बिहाफ पे है ना, इसलिए। क्वेश्चन 14 बोलता है व्हिच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्फसाइज ऑन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये वाला जो टॉपिक है ना, इस पे भी थोड़ा सा नज़र ज़रूर रखना। डिफरेंट मार्केटिंग की जो फिलॉसफीज़ थी वो सारी अच्छे से पढ़ के जाना। वहाँ से भी मैंने देखा है काफ़ी क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। मतलब ना अभी तक जितने भी मॉक्स आए हैं ना, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन ना कुछ सर्टेन एरिया से पिक किए हुए हैं। तो जो मैं इंपॉर्टेंट, मतलब लास्ट में मैं एक वीडियो ऐसी भी बना दूंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मार्क करा दूंगी, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब छोड़ना है, वो भी पढ़ना है, लेकिन ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? एप्लीकेबल इन लार्ज फर्म्स, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, फ्लेक्सिबल, कंटिंजेंट। Which of the following does not apply to principles of management? Applicable in large firms, formed by practice and experience of managers, flexible, contingent. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से वाला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट अप्लाई टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एप्लीकेबल इन लार्ज फर्म्स, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, फ्लेक्सिबल, कंटिंजेंट। बताइए कौन सी चीज़ आपने नहीं पढ़ी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में?
And the correct answer is applicable in large firms. Principles of management, छोटी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, बहुत ज़्यादा बड़ी फर्म हो, हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं. सो ये कहना कि वो सिर्फ लार्ज फर्म्स पे एप्लीकेबल होता है, दैट्स नॉट करेक्ट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स. डैश फीचर ऑफ प्लानिंग इज स्टेटेड इन द अबव स्टेटमेंट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, नन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फट से आंसर आना चाहिए इसका. तो ये बोल रहे हैं प्लानिंग सारी ऑर्गेनाइजेशन पे, सारे लेवल्स पे, सारे डिपार्टमेंट्स पे एप्लीकेबल होती है. ये प्लानिंग के कौन से वाले फीचर को दर्शाता है, जल्दी बताइए. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं. सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे लेवल, सारे डिपार्टमेंट. क्या कहाँ पढ़ा था ये चीज़ हमने? ये हमने पढ़ा था परवेसिव वाले पॉइंट में, कि परवेसिव का मतलब क्या होता है, हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पे, हर जगह अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग के बारे में ये बात प्लानिंग इज परवेसिव वाले पॉइंट में बोली गई थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th. The quality of production is not as per standards. On investigation, it was observed that most of the workers were not fully aware of the proper operation of the machinery. What could be the way to improve the accuracy? Training, development, both training and development, neither training nor development. Again, a very simple question. Staffing chapter से pick किया गया. ये आपको बोल रहे हैं कि हमने जब प्रोडक्शन चेक करी तो हम क्वालिटी से उतना ज़्यादा खुश नहीं थे. फिर हमने रीजंस पता करने की कोशिश की कि क्यों क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही. तो पता लगा कि जो वर्कर्स हैं ना, उनको मशीन ऑपरेट करनी नहीं आती प्रॉपर्ली. अगर वर्कर्स को मतलब अच्छे से मशीन ऑपरेट करनी नहीं आती, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है ताकि उनको अच्छे से सारी चीज़ें ऑपरेट करनी आ जाएं. ट्रेनिंग दी जा सकती है, डेवलपमेंट की जा सकती है उनकी. दोनों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं, ट्रेनिंग ना डेवलपमेंट. बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेनिंग. और थोड़ा सा शायद मैंने आपको हिंट भी दे दिया था, क्योंकि जब मैं बोल रही थी तो मैं ट्रेन ऐसे ऐसे एकदम से मेरे मुंह से निकल गया था, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से डाउट हो गया होगा. एनीवेज, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको थोड़ा सा निपुण बनाना. डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे वर्क करना होता है, डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल स्किल्स पे काम करना होता है. वेयरएज ट्रेनिंग आपका वो स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक चीज़ पे काम करना होता है. तो ये जॉब स्पेसिफिक था क्योंकि उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी हमें इंप्रूव करवानी थी, तो यहाँ पे हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. 18th क्वेश्चन है, द शिफ्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस कंपनीज एंड थ्रेट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, डायनामिक. चलिए बताइए. क्योंकि लोगों ने ज़्यादा जूसेस पीना शुरू कर दिया है, तो आजकल कोल्ड ड्रिंक की डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है. मतलब मैं आपको बताऊं, लिटरली आई हैव सीन दिस थिंग इन लाइक इंडियन कल्चर. आजकल पहले ऐसा होता था, एक कोल्ड ड्रिंक खुलती थी, हर एक इंसान को एक ना एक गुट तो लेना ही होता था उसका, राइट. आजकल पूछो ना कोल्ड ड्रिंक चाहिए, नोबडी सेज यस. उनको कुछ और दे दो, कुछ भी दे दो. ग्रीन टी के लिए हाँ बोल देंगे, मतलब ग्रीन टी तक के लिए हाँ बोल देंगे, कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं हाँ बोलते. ये कोविड के बाद से थोड़ा बहुत देखने को मिला है कि लोग थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके. सो येस, जूसेस की डिमांड बढ़ने से कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम हो गई है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर आइडेंटिफाई करना है. ये बोल रहे हैं जूस कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी, और वही सेम चीज़ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज के लिए क्या है, थ्रेट है. एंड आंसर है डायनामिक. एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. इट सेज, व्हाट शुड बी द फोकस पॉइंट फॉर अ मैनेजर व्हाइल कंट्रोलिंग, एज कंट्रोलिंग एट ईच एंड एवरी स्टेप इज नॉट पॉसिबल. फर्स्ट है एनालाइजिंग डेविएशन, सेकंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, फोर्थ है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा. ये बोल रहे हैं What should be the focus point for a manager? एक मैनेजर के लिए फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए कंट्रोलिंग करते वक्त, क्योंकि कंट्रोलिंग एट ईच एंड एवरी पॉसिबल स्टेप इज नॉट पॉसिबल. मतलब हर एक उसमें अगर माइन्यूट वे में कंट्रोलिंग करने लग जाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा. तो कंट्रोलिंग करते हुए फोकस पॉइंट किस चीज़ पे होना चाहिए. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस के ही लिखे हुए हैं. अब इसमें से आपको चुनना है कोई एक पर्टिकुलर स्टेप.
एंड द करेक्ट आंसर इज एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशन से तो हमें पता लगेगा कि हम एक्चुअली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे सोचने में और हमारे करने में कितना गैप जा रहा है, राइट? सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. Let's move to question number 20th. It says, name the process of working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in a changing environment. 4 ऑप्शन है, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग. किसी एक पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर वाले सेंटेंस में. एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इट्स अ प्रोसेस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है. इस क्वेश्चन में तो कोई इंसान गलती कर नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. ये है मैच द फॉलोइंग. और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ हमेशा कि मुझे मैच द फॉलोइंग बहुत पसंद होते हैं क्योंकि इसमें अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है ना, एक आधा पॉइंट भी यू आर श्योर अबाउट, आपको आराम से आंसर बन सकता है. तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग दिए हुए हैं कॉलम 1 में और एक्सप्लेनेशन दी हुई है कॉलम 2 में. यू जस्ट हैव टू मैच, ठीक है. तो कॉलम 1 में लिखा हुआ है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, व्हेयरएज कॉलम 2 में लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन among persons and create understanding, process of overseeing the work. अब हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ से ना कीवर्ड्स को उठाना है. यहाँ पे कीवर्ड क्या है? इन्फ्लुएंस करना लोगों को, ठीक है. कीवर्ड्स के बेसिस पे हम मैच करेंगे. इन्फ्लुएंस करना लोगों को, यहाँ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियाज को एक्सचेंज करना. फिर है ओवरसीइंग, ठीक है. अच्छा चलो, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रही थी कि मैच द फॉलोइंग में अगर मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में नहीं भी श्योर होते. फर्स्ट से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, ऐसे मान लो कि कम्युनिकेशन और सुपरविजन के बारे में तो आई एम प्रीटी श्योर इनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, बट इन दोनों के बारे में आई एम नॉट श्योर. मोटिवेशन और लीडरशिप किससे कनेक्ट करेगा? तो ऐसे सिनेरियो में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा. मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि मैच द फॉलोइंग में अगर 4 चीज़ें दी हुई हैं दोनों साइड और आप चारों चीज़ों के बारे में श्योर नहीं हैं, 1-2 चीज़ों के बारे में ही श्योर हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप सही आंसर तक कैसे पहुँचेंगे. अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है सुपरविजन और कम्युनिकेशन का कि ये दोनों के बारे में आई एम श्योर, बट इन दोनों के बारे में आई एम नॉट श्योर. तो देखिए, मैच करिए. 4 किससे मैच होगा? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अपने आइडिया सामने वाले इंसान तक पहुंचाना, राइट. पहले मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ और इसको इससे कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है. सुपरविजन का मतलब क्या होता है? ओवरसीइंग द वर्क, दूसरों के काम पे नजर रखना. तो ऐसे मानिए फर्स्ट का आंसर होगा 4, ठीक है. बीच वाले 2 के बारे में आई एम नॉट श्योर. फोर्थ का आंसर है 3, ठीक है. इतना समझे? अब 2 चीज़ों के बारे में मैं श्योर थी, 2 चीज़ों के बारे में मैं श्योर नहीं थी. ऐसे सिनेरियो में अब मुझे क्या करना है? मुझे चारों ऑप्शंस पे आना है, ठीक है. और मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये और ये मेरा मैच कर रहा हो. और फॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, एंड दैट इज द सी ऑप्शन. कभी कभी अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज भी आ जाते हैं जहाँ पे 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ दी होती है, वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा अपना मतलब गट फीलिंग या वो सब चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी. बट फॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 पहले लिखा हुआ है, 3 लास्ट में लिखा हुआ है, और सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? 2 and 1. अब वापस आ जाओ, एक बार यहाँ पे जरूर फिट करके देखना. ये नहीं कि बस ऐसा आंसर मिल गया तो हाँ हमारा काम खत्म हो गया. यहाँ पे फिट करके देखना. मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके. एंड दिस वन, लीडरशिप, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. यस, ऑब्वियसली लीडरशिप का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कराने के लिए लोगों को तैयार करना. और मोटिवेशन मतलब उनके अंदर वो स्टिमुलेट करना, वो वाली फीलिंग. तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मतलब एक बार क्योंकि आंसर पता चल गया तो अब आपको श्योरिटी आ जाएगी, ठीक है. तो इस प्रकार से आप ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो इवन इफ़ यू डोंट नो द कंप्लीट आंसर, ठीक है. आया समझ? आई होप ये चीज़ें आपको सेंस बना रही हैं. नहीं बना रही हैं तो ऐसे क्वेश्चन उठा के बैठ जाना जिनमें तुम्हें सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है. वहाँ पे इस चीज़ को फिट करके देखना, फिर तुम्हें सेंस बनाएगी, ठीक है. चलिए, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी.
अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट फॉल्स है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में? फर्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन. The principles of management are not rigid prescriptions which have to be followed absolutely. Management principles aim at influencing behavior of human beings. The application of principles of management is not possible in contingent situations. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कौन से वाली स्टेटमेंट यहाँ पे जो नीचे दी गई है वो फॉल्स है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं. यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर. पहला बोल रहा है कि ये कलेक्टिवली विजडम से, मतलब मैनेजर्स की कलेक्टिव विजडम से और एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस से फॉर्म हुए हैं. ये रिजिड नहीं है एंड इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर, और ये कंटिजेंट सिचुएशन में अप्लाई हों ऐसा ज़रूरी नहीं है. मतलब इनकी एप्लीकेशन कंटिजेंट सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होती है. एंड द करेक्ट आंसर इज 4th. नहीं, ये कंटिजेंट एनवायरनमेंट में भी, सिचुएशन में भी अप्लाई हो सकता है. सो ये वाला आंसर हमारा क्या है? गलत है. गलत है इन अ वे कि ये गलत चीज़ बोल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है. 22nd का डी. 23rd पढ़ते हैं. ROX Limited wants to increase their market share by 4.5% in next 2 years. It spent a lot of money to hire specialized people for framing their plans, collecting important facts about environment who took a lot of time to frame plans for the company. The competition has started increasing and it is not able to beat its competitors because it has already spent a huge amount. The plan failed and the company suffered a huge loss. Identify the limitation of planning stated in the given case. Planning involves huge cost. Planning may not work in dynamic environment. Planning is a time consuming process. All of the above. बताइए. ROX Limited wants to increase their market share. अच्छा, मैं हिंदी बताना शुरू कर रही हूँ, बट अभी तक अगर आपका आंसर नहीं आया है या आपको नहीं पता चला क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए तो वीडियो को अभी पॉज कर लो. ठीक है, बताओ आंसर. It says ROX Limited wants to increase their market share by 4.5% in next 2 years. ROX ने डिसाइड किया है कि उनको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है 4.5% से अगले 2 सालों में. It spent a lot of money to hire specialized people for framing their plans. इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है ऐसे लोगों को हायर करने में जो स्पेशलाइजेशन होल्ड करते हैं प्लान्स बनाने की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की और एनवायरनमेंट को स्टडी करने की और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाने की. द कॉम्पिटिशन has started increasing. competition बढ़ गया है and it is not able to beat its competitor because it has already spent a huge amount. और ये अपने competitors को beat नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने already बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है. The plan failed and company suffered huge loss. जो इनका प्लान था वो फेल हो गया और इन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया. Identify the limitation of planning. यहाँ पे आपको प्लानिंग की लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार का हम क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव. इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ध्यान से देखिए और आंसर करिए. And the correct answer is all of the above. क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि भैया देखो इन्होंने प्लान बनाया था, बहुत सारा पैसा खर्च किया, तो इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. इन्होंने जो प्लान बनाया कॉम्पिटिटर्स आ गए तो इनका प्लान वर्क नहीं किया, तो प्लान डज नॉट ऑलवेज वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. और साथ ही साथ इतने एफर्ट्स लगा दिए, इतना टाइम लगा दिया, इतने पैसे लगा दिए, तो ऑब्वियसली इनको बाद में लॉस ही झेलना पड़ा. तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफ़ी समय लग जाता है प्लान बनाने में. और ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. चलिए 24th क्वेश्चन. द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू चेंजेस इन वेरियस सर्कमस्टांसेस. दिस शो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव. The components of business environment keep on changing due to changes in various circumstances. बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट होता है वो बदलता रहता है वेरियस सर्कमस्टांसेस में, जैसे जैसे चेंज आते हैं उस प्रकार से. ये बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में क्या शो करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स या फिर रिलेटिव. जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. And the correct answer is dynamic. बदलते समय के साथ बदलाव आता रहता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में.
चलिए 25th क्वेश्चन, सोलर हाउस लिमिटेड decided to import new high-tech machines from Korea to decrease the cost of production and increase quality of good या work. It decided to give 1 month training to 5 supervisors and 10 workers to provide technical knowledge and skills to operate those machines. For this, dummy models of machinery were provided to them to practice on it. Identify the type of training provided by Solar House Limited. Internship training, apprenticeship training, induction training, vestibule training. अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाले मतलब इस प्रकार का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. So I hope ये क्वेश्चन आपसे बन जाए. इसकी हिंदी में आपको बताने जा रही हूँ एंड इट सेज कि जो सोलर हाउस लिमिटेड है इन्होंने न्यू हाईटेक मशीन्स कोरिया से इंपोर्ट करने के बारे में सोचा है ताकि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए और क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाए. ये एक मंथ की ट्रेनिंग दे रहे हैं 5 सुपरवाइजर्स को और 10 वर्कर्स को ताकि उनकी टेक्निकल नॉलेज बढ़े और स्किल्स बढ़े. अब इन्होंने उसके लिए क्या किया है, डमी मशीन्स बुलवाई हैं और उसके ऊपर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है. तो ये किस प्रकार की ट्रेनिंग है दैट यू हैव टू टेल. डमी मशीन्स यहाँ पे कीवर्ड है. आई होप कीवर्ड समझ के तो तुम पता लगा चुके होगे क्या क्या होगा करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में ही हम डमी मशीन्स देते हैं कि पहले इस पे सीख लो, जब तुम इस पे एक्सपर्ट हो जाओगे तो हम रियल मशीनरी पे तुम्हें शिफ्ट करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following statement is true regarding laissez-faire style of leadership? The leader gives complete freedom to the subordinates. The leader gives orders and insists that they are obeyed. The leader does not change or wish to be contradicted. All of the above are true. Which of the following statement is true regarding laissez-faire style of leadership? जो फ्री रेन वाला होता है वो वाला जो स्टाइल होता है लीडरशिप का, उसके बारे में नीचे दिए गए कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स. लीडर कंप्लीट फ्रीडम देता है सबऑर्डिनेट्स को. द लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड इंसिस्ट दैट दे आर ऑबेड. लीडर ऑर्डर्स देता है और इंसिस्ट करता है कि इन्हें ऑबे करो. द लीडर डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड. लीडर का बिल्कुल इच्छा नहीं होता अपने डिसीजंस को बदलने का या फिर कोई उसे कॉन्ट्राडिक्ट करे. ठीक है, ऑल आर ट्रू, सारे ट्रू हैं. लेज़ेज़-फेयर वाले के बारे में बात हो रही है. 3 प्रकार के लीडर्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़ेज़-फेयर. राइट, जल्दी बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स. ये वाली चीज़ें नहीं होती, ये ऑटोक्रेटिक में होती हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा 26 का. Now question number 27, it says employ well in advance that what they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they are praised, which in turn help them to give better performance. Which importance of controlling is highlighted above. Facilitating coordination and action, making efficient use of resources, accomplishing organizational goals, improves employee motivation. बताइए. Employee know well in advance what they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be appraised. Employees को पहले से पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उनके लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं और उनको अप्रेजल का बेसिस क्या होगा. इसमें आपको बताना है कि कंट्रोलिंग का कौन से वाला इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया गया है. Facilitating coordination and action, making efficient use of resources, accomplishing organizational goals, improves employee motivation. बताइए. And the correct answer is इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन. भैया जब इंसान को पता हो कि मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, तो वो इंसान लगातार उस काम को करने के लिए एंथुजियास्टिक रहता है कि हाँ भाई क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, मुझे इसे मैच करना है, तो आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट. तो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाता रहेगा. 28th question, which of the following feature of management involved in managing an enterprise is common to all the organization, whether economic, social or political? Management is goal oriented process, management is all pervasive, management is a continuous process, management is a group activity. चलिए बताइए. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है. यू हैव टू टेल विच ऑप्शन इज करेक्ट. इसकी हिंदी में बताने जा रही हूँ. ये बोलता है Which of the following feature of management, कौन सा फीचर मैनेजमेंट का involved in managing an enterprise is common to all the organization, whether मैनेजमेंट का वो कौन सा फीचर है जो बताता है कि मैनेजमेंट कॉमन रहती है सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो.
मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। कीवर्ड्स, आंसर परवेसिव, हर जगह एप्लीकेबल है, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, ये हो वो हो, मतलब क्या हुआ, परवेसिव है। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. It says dash is the process of dividing work into manageable activities and then grouping the activities which are similar in nature. Coordination, departmentalization, organization, structure, delegation of authority. बताइए किसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं टास्क की, और उसके बाद जो सिमिलर नेचर के होते हैं उनको एक उस जगह डाल दिया जाता है। कहाँ करते हैं हम ऐसा, ये हम करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन में, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत ही सिंपल था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया। 30th क्वेश्चन, नेट वर्किंग कैपिटल में बी डिफाइंड एज डैश, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ करंट लाइबिलिटीज ओवर करंट असेट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये बहुत बढ़िया तरीका है क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे में कंफ्यूज जाते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है। फॉर्मूला याद है आपको, ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं बिजनेस स्टडीज़ में, बहुत ही कम हैं, तो 2-4 जो भी हैं उनको अच्छे से लिख लीजिए कहीं पे, ताकि अगर ऐसा नेचर का क्वेश्चन आए तो आप आराम से आंसर कर पाएँ। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। यही फॉर्मूला लिखते हैं ना हम नेट वर्किंग कैपिटल में, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो करंट असेट्स कितने एक्स्ट्रा हैं ओवर करंट लाइबिलिटीज, दैट्स व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो आंसर क्या होगा 30th का, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, तो लेट्स सॉल्व दिस। इसका मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कैसे होता है। 2 सेंटेंसेस लिखे होते हैं, दोनों को पहले आपको ये चेक करना होता है कि दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एंड अगर करेक्ट होते हैं तो हमें ये देखना होता है रीजन में लिखी हुई चीज़ असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। कर पाती है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, नहीं कर पाती तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, और अगर दोनों में से एक भी सेंटेंस गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई एक। ओके, चलिए देखते हैं 31st क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, असर्शन में लिखा है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट सीडी आर सिक्योर्ड नेगोशिएबल लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इन बेयरर फॉर्म, और रीजन में लिखा है अ राइज इन द कॉल मनी रेट्स मेक्स अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट चीपर इन कंपैरिजन एज बैंक्स रेज फंड्स फ्रॉम दीज सोर्सेज। Both A and B are correct, both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. A and R both are correct, but R is not the correct explanation. और A is true but R is false, A is false but R is true. ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और दोनों चीज़ें सेंटेंसेस आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। थोड़ा सा माइट भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ सकता है, वैसे है वही सब चीज़ें जो बुक में दी हुई हैं। पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। And the correct answer of this question is A is false but R is true. इन्होंने लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। हमने मनी मार्केट में पढ़े थे, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होते हैं, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लिख रहे हैं इसके बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट 1 साल के अंदर अंदर मेच्योरिटी पीरियड होल्ड करते हैं बस, तो ये लॉन्ग टर्म कैसे हो सकता है। पहला सेंटेंस ही गलत हुआ है, बट ये वाला सेंटेंस ठीक है, तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है। चलिए 32nd क्वेश्चन है अ कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। रीजन में लिखा हुआ है कमर्शियल बिल इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ अ फर्म। चलिए, commercial bill is a bill of exchange used to finance the working capital requirement of a business firm, और फिर लिखा हुआ है commercial bill is a short term negotiable self liquidating instrument which is used to finance the credit sales of the firm। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। And the correct answer of this question is both A and R true, but R is not the correct explanation of A. So ये दोनों ही sentences जो commercial bills के बारे में दिए हुए हैं वो correct हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्या नहीं करते, explain करने का काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, what is the quality mark used for food products? Food products के लिए कौन से वाला quality certification mark इस्तेमाल होता है। EGMARK, FPO, Hallmark, ISI।
एंड द करेक्ट आंसर इज एग मार्क। ओके, वैसे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एफपीओ भी आंसर हो सकता था, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एफपीओ के अंडर आते हैं, मतलब सर्टिफिकेशन के अंदर। बट हम यहाँ पे डीम्ड मान रहे हैं कि एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो एग मार्क विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 34th है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, प्लेस। आपको बताना है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट में से इनमें से कौन से वाली चीज़ है जो ऐड नहीं होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए, बहुत ही ईजी आंसर है। मार्केटिंग मिक्स हमने पढ़ा हुआ है, राइट? बताइए आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, नॉट प्रमोशन, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस तीनों ही मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट हैं, बट प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। चलिए 35th क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क, नेम द मार्क। ISI, FPO, एगमार्क, हॉलमार्क। चलिए यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली दे दिया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उनके लिए जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क होता है वो कौन सा होता है वो बताना है आपको। पिछले वाले क्वेश्चन में दे जस्ट मेंशन फ्रूट प्रोडक्ट्स, ना प्रोसेस लिखा था ना एग्रीकल्चरल लिखा था, तो हमने उसमें डीम्ड मान लिया एग्रीकल्चर और एक मार्क को सेलेक्ट कर दिया था। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे हैव सेड कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली एग मार्क। ठीक है, एफपीओ नहीं होगा, एग मार्क होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए 36th क्वेश्चन, a cardboard box consisting of 10 packets of 1 kg sugar is an example of primary packaging, secondary packaging, transportation packaging, none of the above. A cardboard box consisting of 10 packets of 1 kg sugar is an example of what? Primary packaging, secondary packaging, transportation packaging या फिर none of the above? बोलिए। And the correct answer is secondary packaging. 37th question है, fixed capital is financed through equity shares, preference shares, debentures, all of the above. जो fixed capital होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक के लिए चलता है, उसको हम कहाँ से फाइनेंस करते हैं? इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, या डिबेंचर से, या इन सब से? जितने भी सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑब्वियसली वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म वाले ही हैं, सो येस ऑल ऑफ द अबव से कर सकते हैं। 38th question, many business firms have set up their own consumer service and grievance cells, which right is being highlighted in the given statement? बहुत सारे businesses ने अपना खुद का consumer service और grievance cell start किया हुआ है, तो इस वाले sentence में कौन से वाला highlight किया गया है? consumer right, right to consumer education, right to be informed, right to seek redressal, right to be heard। बताइए कौन सा वाला कंज्यूमर राइट यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है स्टेटमेंट में? बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज राइट टू बी हर्ड। जो ये कंज्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं? ये आपकी बात सुनते हैं, ये आपको बोलने का मौका देते हैं। अगर आपको मान लीजिए प्रोडक्ट से कोई भी कंप्लेंट होती है तो ये आपकी सुनते हैं कि हाँ भैया बताइए आपको क्या कंप्लेंट है, तो आपकी सुनी जा रही है, तो ये आपका कौन सा राइट हुआ? राइट टू बी हर्ड हुआ। चलिए 39th क्वेश्चन है, which is the apex statutory body of capital market to which customers can complain to redress their grievances? मतलब स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज से रिलेटेड एक ऐसी बॉडी के बारे में आपसे पूछा गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में पूछा गया है जो कि कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती है। सेबी, सीडीएसएल, एनएससी, बीएससी। बताइए। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि उन्होंने चारों ऑप्शन इतने रद्दी दिए हैं, मतलब चारों में से एक जो करेक्ट है उसको छोड़ के बाकी ऑप्शन इतने रद्दी दिए। एंड द करेक्ट आंसर विल बी सेबी। सेबी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी मतलब स्टॉक की रेगुलेशन के लिए एज वेल एज डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। 40th क्वेश्चन, प्लानिंग मीन्स टू लुक अहेड वाइल कंट्रोलिंग मीन्स टू लुक स्ट्रेट, लुक बैक, लुक साइड, लुक नन ऑफ द अबव। प्लानिंग का मतलब होता है आगे देखना और कंट्रोलिंग का मतलब होता है क्या? आगे देखना, पीछे देखना, इधर देखना, उधर देखना, बाएं दाएं दाएं देखना। बताओ कहाँ देखना? कंट्रोलिंग में हम कहाँ देखते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज लुकिंग बैक। पीछे देखते हैं, जो करके आए हैं, तुमने जितने काम करे हैं, जितने कांड किए हैं उसकी एनालिसिस होती है कि भैया क्या सोचा था, क्या किया है, कितना गैप आ रहा है, कैसे करेक्ट करे, तो पीछे देखना। ठीक है,
चलिए 41st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन से वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन द डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकेंड है, इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। थर्ड है, इट इज एन एक्सटर्नल फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज मेनली बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। बताइए कौन से वाली स्टेटमेंट मोटिवेशन के बारे में इनकरेक्ट है, दैट यू हैव टू टेल। बताइए जल्दी से। एंड द आंसर इज दिस वन, इट्स एन एक्सटर्नल फीलिंग। नो, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, अंदर से आता है। हाँ, बाहर से तुम्हें कुछ वो हो सकता है, ऐसा कोई फैक्टर मिल सकता है जिसकी वजह से अंदर से तुम्हें ये अर्ज जगे, तो वो अंदर से आने वाली चीज है। 42nd क्वेश्चन, graphical representation of various activity and event relating to a project is known as network, scheduling technique, model, logical model, network diagram। थोड़ा टेक्निकल हो गया है आपके लिए। बताइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड इवेंट रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इवेंट्स और एक्टिविटीज होते हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं, शेड्यूलिंग टेक्निक बोलते हैं, लॉजिकल मॉडल बोलते हैं, या फिर नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, चलिए 43rd क्वेश्चन, Meena, a proofreader in Akash publication, has been given a target of reading at least 40 pages per day. She has a habit of doing things differently. While doing her work, an idea struck her mind that a summary of a chapter in the form of map where all the concepts related to that chapter would be interlinked should be given in the starting of each chapter. It will give students a gist of the chapter as well as provide a competitive edge over the publishers, over other publishers. But instead of appreciating her idea, her immediate boss scolded her and asked her to complete the work as per prescribed format. Out of the following, identify the limitation of planning stated in the above paragraph. ऊपर वाले पैराग्राफ में प्लानिंग की एक डिसएडवांटेज या फिर उसकी एक लिमिटेशन लिखी हुई है, वो आपको पहचानिए कौन सी है। क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, बहुत बार आ चुका है। कुछ नहीं है, एक लड़की है, कहीं पे काम करती थी और चीज़ें अलग तरीके से करने का उसे शौक हुआ करता था। तो एक बार उसने एक आइडिया रखा अपने बॉस के सामने, बट उसके बॉस ने उसे गुस्सा करके भगा दिया, बोला जितना काम दिया गया उतना ही करो, फालतू अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगाना है कि प्लानिंग की एक कोई लिमिटेशन होती है, वो कौन सी है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है क्योंकि वो आपको मौका ही नहीं देती है। कहीं ना कहीं हमारे नीचे जो काम कर रहे होते हैं वो लोग कुछ जितना इंस्ट्रक्ट किया गया होता है उन्हें उतना ही काम करना होता है, उनको अपना दिमाग ही नहीं चलाना होता। तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उनकी क्रिएटिविटी ही खत्म हो जाती है। बोलते हैं ना, जब किसी चीज़ को, जब किसी लोहे की चीज़ को या फर्नीचर को, किसी भी चीज़ को ऐसे ही रख दिया जाए थोड़े समय के लिए, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, मेंटेन नहीं किया जाए, तो कैसे उसमें जंग लग जाता है और उसके बाद वो यूजफुल ही नहीं रहता। बिल्कुल वैसे ही होता है दिमाग के साथ भी। Which of the following statement is incorrect? आपको बताना है 4 स्टेटमेंट जो नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स इंटरनल टू द बिजनेस फर्म्स। अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू द पॉजिटिव इंटरनल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ऑल आर करेक्ट। बताइए सारे करेक्ट हैं या फिर ये बोलते हैं 3 अलग ऑप्शन। मैं हिंदी नहीं बताऊंगी क्योंकि आंसर पता चल जाएगा। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। And the correct answer is business opportunity is the sum total of all the things internal to the business firm. Why do you think ये वाला incorrect answer है, मतलब incorrect point है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल टू बिजनेस फर्म्स, जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बाहरी चीजें, एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्ड होता तो ये करेक्ट होता, बट क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वर्ड मेंशन है इसलिए इनकरेक्ट है। 45th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। बताइए The principles of management are significant because of all these things। बताइए क्या होगा आंसर।
इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी, इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं प्रिंसिपल्स के बारे में बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। 46th क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एनी एंटरप्राइज, प्लानिंग, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। Dash is used extensively for all the types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, आंसर है मैनेजमेंट। चलिए अब आया है एक केस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें एक केस स्टडी है और उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चन होंगे, वो आपको रीड करने हैं। Read the following text and answer the question given below. Pappu Sweets Makers is a sweets making company which has turnover in crores. In order to manage the work in the organization, the departments have been created on the basis of functions. Examine the following situations of the organization and give answers accordingly. Okay, situation 1. It is expected that employees who are performing similar tasks work under the same department, so the company now has HR, marketing, finance departments. The division is based on specific functions. Second situation है, there are similarities in the tasks performed within the same department. Situation 3 है, the profit is increasing month by month due to the success of the structure of the organization. Situation 4 है, there has been minimum duplication of efforts as the same department is taking care of single function. अब आपको थोड़ा सा इसकी हिंदी समझा दी जाए, बट बिफोर दैट इफ़ यू वांट टू पॉज तो पॉज कर लीजिए, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए आराम से बैठ के इसे, यहाँ पे भी पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हिंदी सुनिएगा। Read the following text and answer the question given below. आपको ये टेक्स्ट रीड करना है और 4 क्वेश्चन जो इसके बेसिस पे दिए हुए हैं उनको आंसर करना है। पप्पू स्वीट्स मेकर इज अ स्वीट्स मेकिंग कंपनी विच हैज टर्नओवर इन करोड्स। पप्पू स्वीट्स मेकर स्वीट्स बनाते हैं और इनका टर्नओवर करोड्स में। सोचो ना कुछ कुछ लोगों को मतलब कैसे कैसे बिजनेस में कितना कितना मुनाफा हो जाता है। ओके, इन ऑर्डर टू मैनेज द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन में काम मैनेज करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, किसके बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। एग्जामिन द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव आंसर अकॉर्डिंगली। 4 सिचुएशंस दी हुई हैं, उनको आपको एग्जामिन करना है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे हुए उनका आंसर करना है। फर्स्ट सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने क्या किया, सिमिलर टास्क के ग्रुप टास्क को अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब सिमिलर टास्क जो थे वो सेम डिपार्टमेंट में डाल दिए, सिमिलर टास्क सेम डिपार्टमेंट में, ऐसे करके पूरा सेग्रीगेशन किया और उनके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, HR, मार्केटिंग और फाइनेंस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड सिचुएशन है, देयर आर सिमिलैरिटीज इन द टास्क परफॉर्म्ड विद इन द सेम डिपार्टमेंट। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं टास्क में जो कि सेम डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रही हैं। फिर है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग मंथ बाय मंथ ड्यू टू द सक्सेस ऑफ द स्ट्रक्चर। जो प्रॉफिट है इनके उसमें वो इंक्रीज हो रहा है मंथ बाय मंथ, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल मतलब अच्छा है, बढ़िया है। देयर हैज़ बिन मिनिमम डुप्लीकेशन, इससे मिनिमम डुप्लीकेशन हो रहा है एफर्ट्स का, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ सिंगल फंक्शन। एक डिपार्टमेंट एक ही फंक्शन का काम कर रहा है। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, व्हिच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिस्कस इन द अबव केस। सबसे इजी क्वेश्चन, फंक्शनल, डिविजनल, लीनियर, नन ऑफ द अबव। किसके बेसिस पे सेग्रीगेशन हो रहा था? सेग्रीगेशन हो रहा था फंक्शंस के बेसिस पे। सो आंसर क्या होगा? फंक्शनल। 48th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 का आउटकम क्या होगा? इंक्रीज इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, मोर इनिशिएटिव्स, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या था सिचुएशन 2? सिचुएशन 2 था कि सिमिलैरिटीज वाले टास्क वाले सेम डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रही है। सो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा फटाफट? एंड द करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीज इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारे ना जो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे ना, उसके एडवांटेजेस और उसके सारे जितने पॉइंट्स थे वो वहाँ पे कवर किए गए थे। व्हाई डू यू थिंक द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एज गिवन इन सिचुएशन 3? क्यों तुम्हें लग रहा है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है जैसे कि सिचुएशन 3 में दिया हुआ है? ड्यू टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ड्यू टू मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यू टू नो रेपिटेशन ऑफ टास्क। ड्यू टू मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगेन पॉजिटिव response of functional structure. What will be the result of situation 4? Situation 4 का result क्या निकलेगा? Reduction in cost, increase in cost, stability of organization, none of the above. Duplication नहीं हो रही थी,
क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? डुप्लीकेशन नहीं होती तो आपके रिसोर्सेज सेव होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होता है, एंड दैट विल बी द आंसर। सो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, मतलब हमारा एक और मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और फिर हम डाउट सेशन में उसे ले लेंगे। इसी के साथ जितने क्वेश्चन हो पाए CUET से पहले आप अच्छे से देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है उनको अपना अलग से रख लीजिए कहीं पे, ताकि डाउट सेशन का जो लाइव सेशन रहेगा उसमें आप भर भर के मुझसे पूछ लेना। बट प्रेपरेशन हमें अच्छे लेवल की करनी है, बिकॉज ये हमें ड्रीम कॉलेज तक लेके जाने वाली चीज़ है, राइट। इसी के साथ अगर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट के लिए आपको बस जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है, ये वेब पेज खुलेगा। यहाँ पे CUET में जाना है, आपको टीचर्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपको वो देखना है, जैसे बिजनेस स्टडीज़ देखना है या एंटरप्रेन्योरशिप देखना है, क्योंकि दोनों ही मैं पढ़ाने वाली हूँ। फिर उसमें आपको वीडियोस दिख जाएंगी, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट वन एंड देन यू विल हैव टू सी द वीडियो, और उसके बाद अपने डाउट्स क्लियर करके फाइनली मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए एंड अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचिए। दैट्स इट, थैंक यू।